क्या आप जानते हैं जब स्कूल जाने में आपको देरी हो जाती है और आप दौड़ने लग जाते हैं तब आपका गति, समय और चाल सब कुछ बदल जाता है। यह है गति का कमाल, जो आपको हर स्टेप और हर मोड़ पर फिजिक्स की एक नई भाषा समझाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले। आप सभी का स्वागत है क्यूकी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th की फिजिक्स को, और इसमें हम दूसरे चैप्टर को आज समझने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन आपने कई जगह देखा होगा। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो हर जगह गति हो रही है। कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। किसी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं, कोई चीज जब ऊपर से नीचे आ रही, चाहे स्पेसशिप को भेजा जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब गति है। तो वैसे गति कई तरह की होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम जो गति समझने वाले हैं वो है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए अभी हम और अधिक समय नहीं लेते हैं और अपने इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा में गति, जैसे इसमें ये बताया हुआ है कि कोई भी विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, गाड़ी में चलना, जो भी क्रियाएं हो रही है, ये सब गति के कुछ उदाहरण हैं। अगर गति की परिभाषा की हम बात करें कि आखिर गति क्या है, तो एक सिंपल सी इसकी परिभाषा है, जब समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं कि वह गति में है। अब वो क्या है, कैसे, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे समझते हैं। जब समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, कोई एक चीज यहां थी और समय के साथ वो चीज यहां से यहां शिफ्ट हो गई, तो हम कहेंगे कि वह गति में है। और इस चैप्टर में हम जो गति देखने वाले हैं वो सरल रेखा में गति है। तो जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि गति कई तरह की है, आगे हम अलग अलग गति के प्रकार समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ गति को समझेंगे एक रेखीय रूप में। सरल रेखा में गति कैसे होती है, वो चीज को हम इसमें समझने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए इसमें कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे तब तक हम आगे के न्यूमेरिकल्स और आगे के चैप्टर्स में भी जब मोशन आएगा तो उसे हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टर्म्स को हम बहुत आसानी से अभी समझेंगे ताकि आगे जाकर के हमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो यहां पे एक वर्ड आता है रेस्ट, और आगे एक वर्ड मोशन। विश्राम क्या है और मोशन क्या है, माना गति क्या है, इसको हम अभी थोड़ा समझते हुए चलते हैं। विश्राम, कब हम कहेंगे कि कोई वस्तु रेस्ट में है या विश्राम में है, यहां पे इसकी परिभाषा क्या है। यदि कोई पिंड, माना कोई वस्तु, समय के साथ अपने पर्यवेक्षक के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलता है तो वह पिंड विश्राम की अवस्था में कहा जाता है। ध्यान से सुनना है, जब कोई पिंड या वस्तु समय के साथ अपने पर्यवेक्षक, माना ऑब्जर्वर के सापेक्ष स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे ही हम कहते हैं विश्राम की अवस्था। यह एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अगर एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है तो मैं कहूंगा कि वह बुक रेस्ट में है, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं उसे, यहां पे पर्यवेक्षक कौन हुआ, यहां पर्यवेक्षक आप हुए, ठीक है, जो कि उस टेबल को देख रहे हैं। और समय के साथ समय बढ़ रहा है, मान लो 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन टेबल पे किताब ऐसी की ऐसी ही रखी हुई है, तो हम कहेंगे कि यह जो किताब है ये रेस्ट की पोजीशन में है। यहां पर्यवेक्षक मैं हूं, यहां ऑब्जर्वर मैं या आप है जो इस टेबल पे इस किताब को देख रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा, अगर मैं रोड पे चल रहा हूं, मैं किसी पेड़ को देख रहा हूं, तो मैं कहूंगा वहां पेड़ या कोई प्लांट वो रेस्ट की पोजीशन में है, वह विश्राम की अवस्था में है, वो गति में नहीं है। तो कोई भी चीज जो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है उसे हम रेस्ट में कहते हैं। लेकिन क्या सच में अगर देखा जाए वो पेड़ रेस्ट की स्थिति में है? अगर मैं कहूं कि आपका घर, आप जिस घर में रहते हैं, आपसे मैं पूछूं क्या वो गति में है या फिर वो विश्राम की अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है,
तो आप कहेंगे वो रेस्ट की स्थिति में है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर से देखें, अगर मैं देखूं पृथ्वी को, पृथ्वी क्या हो रही है? पृथ्वी मोशन में है, सर्कुलर मोशन, वो मूव कर रही है, ठीक है, वो भी मोशन में है, गति में है। वो पृथ्वी भी खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी वो चक्र लगा रही है। आप देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे चक्र लगाती है, तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए। अब जब धरती ही मूव कर रही है अपनी एक्सिस पे और वो सूर्य के चारों ओर मोशन में है, तो उस धरती पे है आपका देश, आपका राज्य, आपका शहर, आपका घर। तो क्या वो घर मोशन में नहीं है? हाँ, समय के साथ वहां घर भी मोशन में ही है। तो देखा जाए तो कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, यहां बात हो रही है किसके सापेक्ष। ऐसे तो देखिए कोई भी चीज मोशन में नहीं है, हर चीज मोशन में ही है, कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। देखने में अगर देखा जाए, अगर मैं आज चांद पे हूं और चंद्रमा से मैं पृथ्वी को देख रहा हूं, तो मैं देख सकता हूं भाई पृथ्वी मुझे घूमते हुए महसूस हो, है ना, या फिर मुझे मूव करते हुए महसूस होगी। तो मैं कहूंगा चंद्रमा से जब मैं देखूंगा, मान लो एग्जाम्पल की बात है, मानने में क्या जाता है, तो अगर मैं वहां से देखूंगा तो मुझे धरती मूव होते हुए फील होगी, तो मैं कहूंगा धरती मोशन में है। जब धरती मोशन में है तो उस पे आने वाली हर एक चीज मोशन में है। तो अब रेस्ट और मोशन की परिभाषा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेस्ट की परिभाषा इस बात से ही डिफाइन होगी कि किसके सापेक्ष में बात हो रही है। यहां हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, यहां हम अपनी बात कर रहे कि मेरे सापेक्ष में जब मैं इसको देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं इस टेबल को देख रहा हूं, तो इन किताबों में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, ये समय के साथ अपनी स्थिति पे है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। आई होप आपको रेस्ट और मोशन में फर्क समझ आ रहा हो। दूसरा टर्म आता है वो है गति, मोशन। तो वही चीज है, यदि कोई पिंड समय के साथ अपने पर्यवेक्षक के सापेक्ष स्थिति बदलता है तो वह पिंड गति की अवस्था में कहा जाता है। यदि कोई कार सड़क पे चल रही है और समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है तो वह गति में है। ठीक है, अब ये कार मूव होते नहीं दिख रही है, ये वास्तव में कार चल रही है, अपनी रोड पर ये चल रही है। तो मैं कहूंगा अगर कोई कार रोड पर चल रही है तो वह गति में है, ठीक है, वो मोशन में है। आप देखिए कई बार अगर सपोज आप एक बस को बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, तो जब बस को आप बाहर से देख रहे हैं कि एक बस एक रोड से गुजर रही है, तो मैं कहूंगा कि वो बस मोशन में है, बस गति में है, ठीक है, बस की हर एक चीज गति में। मैं देख सकता हूं कि बस के अंदर जो सीट है वो भी गति में है। लेकिन अब जब मैं उस बस में जाकर के बैठ जाता हूं और उसकी सीट पे जाकर बैठ जाता हूं, और अब जब वो बस चल रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि क्या मेरी वो जो सीट है, जिस सीट पे मैं बैठा हूं, क्या वो गति में है? तो मैं कहूंगा नहीं, वो गति में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं, तो मेरे सापेक्ष वो गति में मुझे महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं उस बस को बाहर से देख रहा हूं तो मुझे उसकी हर एक चीज गति में दिखाई दे रही है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है बिंदु वस्तु या पॉइंट मास। सरल रेखीय गति में जो भी हम आगे समझने वाले हैं उसमें किसी भी वस्तु को हम बिंदु मान करके चलेंगे, लेकिन उसे भी मानने का एक आधार है। उसका आधार क्या है कि सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म बिंदु मानेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब वस्तु का जो आकार है निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। मान लो कोई कार चलना स्टार्ट हुई है एक पॉइंट से, वो 10 किलोमीटर दूर तक जा रही है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से मैं देखूंगा तो मैं कार को बिंदु के रूप में बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, तो मान लो यहां से यहां तक ये 4 या 5 फीट की डिस्टेंस मान लो। अगर मैं वस्तु हुआ, वो पिंड हूं, और ये मेरी डिस्टेंस है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को, जो 4-5 फीट की डिस्टेंस है, मैं इसे कवर करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा इसे? क्या मैं इस डिस्टेंस के अनुसार मैं अपने आप को बिंदु वस्तु के रूप में प्रेजेंट कर सकता हूं? तो नहीं, क्योंकि मेरी हाइट ही 5'8" है मान लो, और ये डिस्टेंस ही 4-5 फीट है, तो इसके हिसाब से मैं बिंदु वस्तु में
कंसिडर नहीं होगा। ये बात तब है जब डिस्टेंस बहुत लंबी हो, मान ला कुछ किलोमीटर्स हो, और फिर उसके हिसाब से हम उस चीज को, पिंड को या वस्तु को या कार को एक बिंदु के रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लो ये 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और यहां से कार चलना शुरू होती है, तो मैं कार को बिंदु के रूप में कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और कार का जो साइज वो बहुत छोटा है, तो मैं मान सकता हूं। तो इसी को हम बिंदु वस्तु या पॉइंट मास कहेंगे। तो आगे जब हम बिंदु लगाएंगे तो उससे आप समझ जाना है कि हम वस्तु की बात कर रहे हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल दिया है कि एक पॉइंट ए है जहां पे कार खड़ी है, और ये कार ये पूरा रास्ता ट्रेवल करके पॉइंट बी तक पहुंचती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कार ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये जो दूरी को वो तय कर रही है, वो दूरी के हिसाब से कार का साइज बहुत छोटा है, तो हम कार को यहाँ पे बिंदु वस्तु या पॉइंट मास मान करके चल सकते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आता है, दूरी और विस्थापन। दूरी बनाम विस्थापन, माना दूरी वर्सेस विस्थापन, इंग्लिश में डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लगते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। हम इसको अभी थोड़ा समझते हैं। मैंने यहाँ कुछ अंतर इनमें लिखे हैं, लेकिन मैं इनको आपको पैरेलली समझाऊंगा। दूरी, दूरी मतलब चाल की कुल लंबाई, है ना। माना आपने एक पॉइंट से लेकर के किसी पॉइंट तक जाने के लिए कितनी दूरी तय की है, कितने किलोमीटर्स आप रन हुए हो, या कितने मीटर्स, या जो भी कितनी दूरी आपने टोटल तय की है, उसे कहते हैं हम दूरी। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। समझा रहा हूं, ये दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, धनात्मक। कैसे दिखाता हूं। और विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये अदिश राशि है, माना इसके साथ दिशा नहीं होती है, और ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे दिशा साथ में चलेगी। देखो आ गया। यहां आप समझो दूरी और विस्थापन को। मान लो ये पॉइंट ए है, और ये जो बच्चा है ये अपनी साइकिल से इसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट सी, इस पेड़ तक इसको पहुंचना है, इस पेड़ से इस पेड़ तक इसको जाना है। अब इसने यहां से चलना शुरू किया, लेकिन ये डायरेक्ट यहां नहीं जाता है, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, हो सकता है वहां रास्ता ही ना हो, रोड ना हो, यहाँ पे कुछ पहाड़ हो, नदी हो, कुछ भी होगा। ये डायरेक्ट यहां नहीं जा रहा है। ए से ये चल के जाएगा इस घर की ओर, यहां से यहां तक की मान लो दूरी 4 मीटर है, मान लो। फिर वो इस घर से बी पॉइंट से जाएगा इस पेड़ तक, और इस घर से इस पेड़ की दूरी आप देख रहे हो 3 मीटर है। तो 4 मीटर और 3 मीटर, ये हो गया आपका 7 मीटर। ठीक है, अब मीटर ले लो या किलोमीटर ले लो, चलो किलोमीटर ले लो, मीटर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, किलोमीटर मान लो। तो यहां से ए से बी तक की मान लो दूरी है 4 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी है 3 किलोमीटर, तो ये टोटल 7 किलोमीटर हो गया। तो ये हो गई उसने कितनी दूरी तय की, कितना ट्रैवल किया है उसने। लेकिन अगर मैं ए से सी की, माना ये हो गया इसका प्रारंभिक स्थिति और ये हो गई इसकी अंतिम स्थिति, तो दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी है, वो कहलाता है विस्थापन। हो सकता है इसमें ऑब्स्टेकल्स हो, पहाड़ हो, नदियां हो, लेकिन मैं इसी एंगल में जो इस पॉइंट से इस पॉइंट में विस्थापन कितना हुआ, वो कहलाएगा आपका विस्थापन, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और वो है टोटल 5 मीटर। आपको बात समझ में आ रही है? दूरी जो आप ट्रेवल कर रहे हैं, विस्थापन दोनों पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी। मान लीजिए अगर आज आप भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, तो भोपाल से इंदौर अगर आप बाय रोड जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रोड कुछ इस तरीके से हो। मान लो ये है आपका भोपाल, ये है इंदौर। अब हो सकता है इसका जो रास्ता है
वो ऐसे ऐसे घूम के पहाड़ नदियों को पार करते यहां पे आता हूं, और यहां से यहां सीधी दूरी अगर हम ले, हम इसमें पहाड़ नदियों को कंसिडर नहीं कर रहे, हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट ये दोनों पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी देखें, ये डिस्प्लेसमेंट, और रास्ता जो तय हुआ, हो सकता है कि ऐसे तय करने में ये 200 किलोमीटर हो रहा, और अगर हम सीधे जाते तो ये 150 किलोमीटर पड़ता। तो विस्थापन और ये है दूरी। यहां देखो ये बताया कि एक घर है, इस घर से इस घर की मान लो एक बाउंड्री वॉल है यहाँ पे, तो यहां से यहाँ की डायरेक्ट जो दूरी है ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। लेकिन यहां से यहां इस रोड को क्रॉस करके जाने में जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही, दूरी है ना, वो कहलाएगा डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच सीधी दूरी वो डिस्प्लेसमेंट। अब गति क्या है? देखो यहां पे गति को लेकर के कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि पहले मोशन को भी हम गति कह रहे हैं और स्पीड को भी हम गति कह रहे हैं। स्पीड को आप चाल भी कह सकते हैं, बट यहां पे हमने हर जगह उसे गति से ही बताया है, तो हमें समझना होगा स्पीड की बात कब हो रही है, माना चाल की बात कब हो रही है, और मोशन की बात कब हो रही है, वो आपको जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पीड क्या है? स्पीड या गति वह परिमाण है जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई और उसमें व्यतीत समय के अनुपात को दर्शाता है। दूरी पर यूनिट टाइम, दूरी बटे समय ही गति कहलाती है, कि आखिर इतने समय में इतनी दूरी तय हो रही है, या कितने समय में कितनी दूरी तय हो रही है, उस परिमाण को ही हम कहते हैं गति, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। कितने समय में कितनी दूरी, मान लो 1 घंटा है, उसमें 5 मिनट में 1 घंटे के टाइम में सपोज जो दूरी है, मान लो यहां से यहां तक की 10 किलोमीटर, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो अब मान लो 1 मिनट में इसने 2 किलोमीटर तय की, फिर 2 मिनट में इसने 3 किलोमीटर तय की, फिर 4 मिनट में इसने 1 किलोमीटर और तय किया, ऐसे करते करते। तो मान लो वो दूरी हर यूनिट टाइम कितनी वो ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम गति से बताते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज बताने की रह गई यहाँ, विस्थापन और डिस्टेंस में जैसे मैं बता रहा था कि चाल की कुल लंबाई ही इसकी दूरी है, ये विस्थापन, दोनों के बीच की सीधी दूरी है। हाँ, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये मेरा रह गया बताने का, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है। देखो यहां से यहां 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, है ना, मान लो अगर ये बच्चा यहां से सी से वापस यहां पे आ जाता ए पे, तो ये 5 किलोमीटर भी काउंट कर लो, तो 4 3 7 और 5, ठीक है, 12 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हो गई जो इसने ट्रेवल करी। और विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो ये तो ए से ही निकला और ए पे ही पहुंच गया, तो विस्थापन यहां पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो गया 0, और डिस्टेंस माना दूरी की बात हम करें तो दूरी यहां पे हो गई 12। अच्छा, तो ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है विस्थापन, और ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लो अगर ये ए इस पॉइंट से पीछे की ओर चला जाए, ये और पीछे चला जाए, तो क्या होगी? इसकी दिशा नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई, तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन जो हो गया वो माइनस हो गया, ऋणात्मक हो गया। लेकिन डिस्टेंस ऋणात्मक नहीं होगी, डिस्टेंस 12 किलोमीटर में वो और ऐड हो जाएगा, कि जो भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे गया हो तो वो ऐड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरा, दूरी की कोई दिशा नहीं है, वो अदिश राशि है। दूरी आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हो, इसका सिर्फ परिमाण आपको मिलेगा, इसकी कोई दिशा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो विस्थापन की दिशा होती है, ठीक है। विस्थापन हो सकता है वो एक दिशा में हुआ हो, या फिर दूसरी दिशा में हुआ हो, या ऊपर हुआ हो, नीचे हुआ हो। तो विस्थापन की दिशा होती है, माना उसके वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दूरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब यहां हम देख रहे थे स्पीड को, स्पीड है दूरी बटे समय, दूरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, ये है दूरी, डिस्टेंस।
और यहां पे दूसरा टर्म आता है वेग या वेलोसिटी। दोनों एक जैसे ही है, स्पीड और जो वेलोसिटी है वो दोनों एक जैसे ही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझो। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, अर्थात वेग बराबर से विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेग या वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम यहां पे अगर हम बात करें ठीक है, वेग ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। क्यों है? क्योंकि यहां विस्थापन की बात हो रही है। इससे पहले दूरी की हम बात कर रहे थे, इसमें दिशा की कोई महत्व नहीं था, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। इसलिए यहां पे क्या होता है कि केवल गति की मात्रा को ही दर्शाते हैं इसमें। ये सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। दो तरीके के मोशन होते हैं। एक होता है समान चाल या फिर यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। ठीक है, समान गति क्या होती है? मान लो कोई कार चल रही है एक रोड पे, एक हाईवे पे चल रही है, और उसका जो गति है, जो मोशन है, वो एक समान है। जब कोई वस्तु सदैव समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, अर्थात उसका वेग स्थिर रहता है, तो उसे समान चाल कहते हैं। एक गाड़ी जो हर सेकंड में 10 मीटर चलती है, टाइम के हर अंतराल में वो बराबर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो, इसके बाद है, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये पूरी जो दूरी है मान लो ये 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, और एक कार है जो यहां से चलना शुरू होती है। तो ये पूरे 50 किलोमीटर को मान लो ये हम बात कर रहे हैं, तो सपोज ये आधे घंटे में या 15 मिनट में 10 किलोमीटर तय कर रही है। फिर 15 मिनट में 10 किलोमीटर तय कर रही है। फिर 15 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर 15 मिनट में 10 किलोमीटर। समय के अंतराल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं समान चाल, समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ एक कार रोड पे चल रही है, लेकिन उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके वेग में, वो एक समान चल रही है। दूसरा है विषम चाल या विषम गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे सपोज एक कार है और वो कार चल रही है, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो फिर वो रुक गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसने चलना शुरू किया, फिर ट्रैफिक बीच में आया तो स्लो हो गई, फिर थोड़ी सी तेज चली, फिर स्लो हो गई, फिर तेज चली। इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। माना टाइम के, समय के सेम अंतराल में, समान अंतराल में वो समान दूरी तय नहीं करना है। तो यही लिखा है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है, अर्थात उसका वेग बदलता रहता है, तो उसे विषम वेग, विषम चाल कहते हैं। जैसे ट्रैफिक में चलती कार जो कभी तेज और कभी धीमी होती है। मान लो ये कार है जो एक वही 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय कर रही है, तो क्या होगा? तो ये मान लो 15 मिनट, फिर ये 15 मिनट, फिर ये 15 मिनट, और यहां पे इसने 15 किलोमीटर तय कर लिया, यहां इसने 10 किलोमीटर तय किया, यहां इसने 20 किलोमीटर तय किया, है ना। माना आप देखोगे समय के समान अंतराल में जो दूरी है वो अलग अलग ट्रैवल कर रही है, कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है। इसका मतलब उसका जो वेग है कार का वो चेंज हो रहा है ना। वो हर बात में, कहीं ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो रुक गई, कहीं आगे तेज चलना शुरू किया, हाईवे मिला
तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो एक समान नहीं है। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम देख रहे थे अभी, है ना, वेलोसिटी या वेग की हम बात कर रहे थे। तो टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, मान लो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, औसत वेग उस कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को कहते हैं जिसमें वस्तु किसी समयांतराल में चली हुई होती है। ठीक है, माना एक वस्तु के द्वारा टोटल उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है और टोटल उसका टाइम कितना लगा है, इसको हम कहते हैं, माना उस टोटल टाइम को कवर करने में, सॉरी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, उसके अनुपात को ही हम कहते हैं औसत वेग। तो ये कुल विस्थापन, जो टोटल विस्थापन है बड़ा, माना 50 किलोमीटर तय किया, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है यहां डेल एक्स से, और जो टोटल टाइम है उसे हम कर रहे हैं यहाँ पे डेल टी से। ठीक है, मान लो सपोज हम उसमें ये नहीं देख रहे कि कितने अंतराल में कितनी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु यहां है और उसको यहां पहुंचना है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, उसमें जितना टोटल टाइम लगा, ठीक है, तो उसको ट्रेवल करने में औसत एवरेज वेग कितना उसको लगा है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरी डिस्टेंस का हम देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं औसत वेग या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो यहां यही बताया कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग ये एक सदिश राशि है नेचुरली, विस्थापन की बात जहां भी आ रही है तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो औसत वेग भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसको थोड़ा यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये डेल एक्स क्या है? डेल एक्स माना बड़ी दूरी, बड़ी चीज, डेल टी बड़ा टाइम, लंबा टाइम, उसको ही हमने यहां डेल एक्स बाई डेल टी से यहां पे डिनोट किया है। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यहां विस्थापन की बात हो रही है, यहां पे दूरी की बात नहीं हो रही है। तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग आपने देखा कि एक स्थान से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 50 किलोमीटर सपोज, है ना, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हुई, वो हम औसत वेग कहते हैं। लेकिन तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, माना टाइम के किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है कार की, उसे ही हम कहें तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब समझिए, सपोज पूरा टाइम ट्रेवल करने में 15 मिनट लग रहे हैं, एक गाड़ी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो फिर 15 मिनट में तीसरे मिनट के 3 सेकेंड 0.3333 एक इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी? मान लो एक पॉइंट जहां से कार चलना शुरू हो रही है, इस पॉइंट तक, तो ये कार ने मान लो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को, दूरी को तय किया, तो पूरा टाइम इसने लिया है 15 मिनट। चलो 15 मिनट में 50 किलोमीटर तो नहीं, मान लो 20 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, जो मानना है मान लो। अब 15 मिनट में आप मान लो, मैं जानना चाहता हूं कि 5 मिनट और 5 सेकंड और सेकंड के भी 0.333222 पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मेरे कार की वेलोसिटी कितनी थी, टाइम के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। एवरेज की बात नहीं, क्योंकि जब हम औसत वेग की बात करते हैं, एवरेज वेग वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमें ओवरऑल एक औसत वेग के बारे में जानकारी मिलती है। हमें ये नहीं पता चलता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, हम ओवरऑल रास्ते की बात कर रहे होते हैं। लेकिन तात्क्षणिक वेग का मतलब ये है कि समय के किसी एक क्षण पे, एक इंस्टेंट के ऊपर आखिर वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ वही बताया है कि औसत वेग से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु किसी दिए गए समय के अंतराल में किस गति से चल रही है, किंतु इससे यह पता नहीं चल पाता है कि इस समय अंतराल के भिन्न भिन्न क्षणों पर वह किस गति से चल रही है, अलग अलग इस पे।
तो इस ऐसे किसी क्षण पर वेग के लिए हम तात्क्षणिक वेग या केवल वेग को परिभाषित करते हैं। तात्क्षणिक वेग या यही बताए, गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होगा यदि उसके दो समयों, मान लो यहां समयों t1 और t2 के बीच का अंतराल डेल्टी अनंतः सूक्ष्म हो। गणितीय विधि से हम इस कथन को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। सूक्ष्म माना औसत वेग के बराबर, या कब होगा ये औसत वेग के बराबर? जब दोनों टाइम के बीच का अंतराल बहुत ही बिल्कुल शून्य के जैसे हो, बिल्कुल ऐसा हो कि मान लो t1 पहला टाइम है, t2 लास्ट टाइम है, तो वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? एकदम कम। मान लो ये t1 है, t1 और ये t2, ये दोनों पॉइंट्स है, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच का जो अंतराल है वो बहुत कम होगा, तो ही हम कहेंगे कि औसत वेग के बराबर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि जो हमारा तात्क्षणिक वेग है, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होता है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। डेल टी टेंस टू जीरो माना समय अंतराल कितना हो? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो, बहुत बहुत कम होगा, तब हम उसको कहेंगे कि ये तात्क्षणिक वेग है। तो ये लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी। और इसको अगर हम बहुत छोटा टाइम और उस पे हमारा वेग कितना होना चाहिए, तो उसको एकदम बिल्कुल छोटे इसके लिए हिस्से के लिए हम कहेंगे dx अपॉन dt। डेल एक्स अपॉन डेल टी बड़ी दूरी बड़ा टाइम, dx अपॉन dt एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है, dx उतनी दूरी उस अंतराल में कितनी उसने की है, वो उसको हम यहां बता रहे हैं dx बाय dt से। तो हमने इन सब के बारे में अभी समझा, तो ये चैप्टर यहीं अभी, ये जो टॉपिक है ये यहां अभी समाप्त होता है। तो दोस्तों, गति सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार नहीं, लेकिन ये हर इंसान की जिंदगी की एक कहानी है। कभी दूरी ज्यादा तो कभी विस्थापन सीधा, और इसमें हमें फिजिक्स की सारी बातें समझ में भी आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।